जेएनयू एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी है। जो सुविधाएं, जो गुणवत्ता, जो डिस्कोर्स और डिबेट का कल्चर वहाँ आप देखती हैं, यही बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी होने चाहिए। एक जगह अगर इतने बड़े बड़े विद्वान अगर हैं तो जाहिर सी बात है छात्र भी अच्छे होंगे। नेहरू क्या कहते थे? यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, फॉर टॉलरेंस, फॉर रीजन, फॉर एडवेंचर ऑफ आइडियाज। क्या बात कर रहे हैं? जब शुरू में आप गए थे तो 1200 रुपए में आप भर पेट महीने भर खा लेते थे। हाँ, 2 वक्त का, 3 वक्त का। तो मतलब क्या कुछ खाने में रहता था? मतलब सूखा हर तरह। जेएनयू दीनहीन विचाराधीन की यूनिवर्सिटी नहीं है। जैसा कहते हैं ना, गरीब की जोड़ू सबकी हो जाए, इसलिए कोई भी अरे ये तो गरीब लोग यहाँ पर नहीं। वहाँ ब्यूरोक्रेट्स के भी बच्चे पढ़ते हैं, मिनिस्टर्स के भी बच्चे पढ़ते हैं, लीडर्स के भी बच्चे पढ़ते हैं, क्लर्क के भी बच्चे पढ़ते हैं, चपरासी के बच्चे भी, किसान मजदूर के भी बच्चे पढ़ते हैं। लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करने के लिए माननीय तेजस्वी जी ने बड़े पैमाने पर ये फैसला किया कि इसको बीपीएससी ही ले। इसमें आपको क्वालिटी इंश्योर करने के लिए ही ये कदम उठाया गया। और लेकिन कह रहे हैं गड़बड़ी नहीं, अब विपक्ष में हैं, कुछ भी बोलें। क्या यूपीएससी परीक्षा लेती है, उसमें कुछ एक अभ्यर्थी की कोई आपत्ति होती है, दर्ज करते हैं, उसका निपटारा होता है। लेकिन ये कहना कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली, ये तो मैंने हास्यास्पद है अपने आप में जी। ये तो गांव जवार के लोग भी कहेंगे कि क्या मूर्खतापूर्ण बातें की जा रही हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो अक्सर सुर्खियों में रहती है, कभी अपने विवादों की वजह से तो कभी अपने काबिल छात्र छात्राओं की वजह से। आपको मालूम है कि जेएनयू में ऐसा बहुत कुछ है जो इसे और भी ज्यादा खास बनाता है। फिर चाहे वो जेएनयू की लाइफस्टाइल हो, जेएनयू का खाना हो, जेएनयू का रहन सहन हो, जेएनयू की लाइब्रेरी हो या फिर जेएनयू का पीएसआर हो। आपको मालूम है कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए तरसते हैं छात्र छात्राएं। देखिए, ऐसी बहुत सारी चीजें जैसे कि आंदोलन है, छात्रों की गुटबाजी है, विरोध प्रदर्शन है, लेकिन इसके इतर भी जेएनयू में बहुत कुछ है जो जेएनयू को काफी खासम खास बनाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको जेएनयू के अंदर की तमाम बातें बताने वाले हैं। तो आज इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेएनयू के स्टूडेंट रहे जयंत जिज्ञासु जी हैं। आपको बता दें कि अब आरजेडी ने इन पर बड़ी जिम्मेदारियां भी रख दी हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जयंत। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जेएनयू मतलब कभी अपने विरोध की वजह से, मतलब बवाल जो चलते हैं उनकी वजह से कभी सुर्खियों में रहता है, तो कभी अपने काबिल छात्र छात्राओं की वजह से वो सुर्खियों में रहता है। तो जयंत को कैसा लगता है जब हम ये कहते हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट हैं जयंत जिज्ञासु? नहीं, ये तो किसी भी एलमनस को फ़ख्र होता है अपने संस्थान पर, जो उसको आदमी से इंसान बनाने की कोशिश करता है। वो एक अपने लोकतांत्रिक ठाव ठिकाने के लिए जाना जाता रहा है। एक जवान होती बहसें जो ढाबों पर होती हैं, क्लासरूम के इतर भी जो एक स्वतंत्र ज्ञान परंपरा वहाँ पर अरसे से स्थापित है, जी जी, उन सब के लिए जाना जाता है जेएनयू। और जेएनयू एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी है। जो सुविधाएं, जो गुणवत्ता, जो डिस्कोर्स और डिबेट का कल्चर वहाँ आप देखती हैं, यही बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी होने चाहिए। क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ये कम देखने को मिल रहा है, तो इसलिए बाकी यूनिवर्सिटीज़ एबनॉर्मल हैं। जेएनयू तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, बाकी को भी ऐसा नॉर्मल है और बाकी अब नॉर्मल यूनिवर्सिटी, उसको भी होना चाहिए। वहाँ भी एक से एक, जैसे देखिए, अलग अलग विषयों के एक वक्त कम से कम 200-250 स्टॉल वार्ट आपको जेएनयू में मिलते। अच्छा, तो ये एक जगह अगर इतने बड़े बड़े विद्वान अगर हैं तो जाहिर सी बात है छात्र भी अच्छे होंगे। नेहरू क्या कहते थे? यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, फॉर टॉलरेंस, फॉर रीजन, फॉर एडवेंचर ऑफ आइडियाज। तो जहाँ विचार
का एडवेंचर होगा आइडियाज़ का, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ कोई वहाँ काबिल निकलेंगे बंधन नहीं होगा, है ना। लोग वेयर द माइंड इज विदाउट फियर वाले स्पिरिट को जी सकेंगे। इसलिए उसको कंट्रोवर्शियल यूनिवर्सिटी, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। वो कंट्रोवर्शियल है ही नहीं, सत्य के पक्ष में बवाल हमेशा होता रहता है। नहीं, वो अब मान लीजिए कि गलत हो रहा है तो उसका प्रतिकार करेंगे तो उसकी अनुगुंज तो सुनाई पड़ेगी। बिल्कुल। और वहाँ कोई भक्ति भाव वाली बात तो है नहीं, है जैसे राधा कृष्ण कहते थे ना कि यूनिवर्सिटी इज एसेंशियली ए कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, both have to work together for the single purpose of advancing knowledge and disseminating it. If at any time they are distracted from this straight path of pursuing truth for its own sake and get led away, there will be a jeopardy to the community of university. साथ साथ दोनों काम करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के हक में खड़े होते हैं। ठीक है। अच्छा जयंत, ये बताइए कि जेएनयू को लेकर, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कई सवाल लोगों के जहन में होते हैं जो उनको अक्सर परेशान करते रहते हैं, लेकिन हम जयंत से आज उन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने, मतलब कितने साल से हैं आप जेएनयू के स्टूडेंट? मेरा वहाँ कब लिया एडमिशन? 2015 में सिलेक्शन हुआ एमफिल पीएचडी के लिए। वैसे तो 2013 में लिंग्विस्टिक्स के लिए हुआ था, पर मैं आईएमसी में आ गया। लेकिन मेरा रिजल्ट मास्टर्स का नहीं आया था, इसलिए मैंने जनवरी 2016 में एडमिशन लिया था। और अभी 16 से 18 एमफिल, फिर 18 से अभी 23 में पीएचडी। तो मतलब लगभग 5 7.5 साल के आसपास। जी। मतलब 7.5 साल से आप जेएनयू में हैं। तो सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जेएनयू में जब आपने एडमिशन लिया तो क्या फीस दी थी आपने? फीस स्ट्रक्चर क्या है? वन ऑफ द मोस्ट पैम्पर्ड यूनिवर्सिटीज़ है। बहुत सारी चीज़ें सब्सिडाइज्ड रेट पर भी होती हैं, जो वेलफेयर स्टेट में एक बात होती है कि शिक्षा और चिकित्सा पर आपको बजट का ठीक ठाक हिस्सा खर्च करना है, लेकिन लगातार उसकी बजट में कटौती हो रही है और धीरे धीरे फ़ी भी बढ़ते जाती है। लेकिन हम लोग जिस समय थे उस समय हाल तक तो 1400 रुपये के आसपास एक सेमेस्टर का 1400 फी होता था। अच्छा। तो 6 महीने में 1400 देने हैं। अच्छा। और रहना है। मतलब पूरा कोर्स अगर हम समझें तो पूरे कोर्स का कितना देना पड़ा होगा? अब वो तो जोड़ना पड़ेगा, वो इल्म रियाजी में बहुत कमज़ोर हूँ मैं, लेकिन ये है कि आपको थोड़े बहुत फेलोशिप भी मिल जाते हैं। ठीक है। तो जब इस तरह से आप इनेबल्ड रहते हैं तो पढ़ते हैं ठीक से। जैसे लाइब्रेरी वगैरह के फंड में कटौती हो गई है, मेस बिल बढ़ गया। जिस समय हम थे उस समय शुरू में 1200-1300 रुपये महीने का देते थे, और मेस में 1 महीने का। और अभी तो 4200 तक देना पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं? जब शुरू में आप गए थे तो 1200 रुपए में आप भर पेट महीने भर खा लेते थे? हाँ, 2 वक्त का, 3 वक्त का। तो मतलब क्या कुछ खाने में रहता था? मतलब सूखा नहीं, मतलब वहाँ साउथ के भी लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी हैं, सुदूर पश्चिम के भी हैं। 1200 रुपए में दिल्ली में रहकर भर पेट खाना 3 वक्त का। लेकिन अभी 4200 के आसपास। लेकिन शुरू में आपने 1200 में भी 1300, हाँ 15, और अब वो बढ़कर 4200 हो गया। इसी का तो प्रतिकार लोग कर रहे हैं जी। और बीए वगैरह में वही 200-250 रुपये फी होती है। क्या बात कर रहे हैं? बीए में ट्यूशन फी? बीए में 200-250 रुपया ट्यूशन फी। लेकिन मैं ये कहूँ कि जेएनयू दीनहीन विचाराधीन की यूनिवर्सिटी नहीं है। जैसा कहते हैं ना, गरीब की जोड़ू सबकी हो जाए, इसलिए कोई भी अरे ये तो गरीब लोग यहाँ पर नहीं। वहाँ ब्यूरोक्रेट्स के भी बच्चे पढ़ते हैं, मिनिस्टर्स के भी बच्चे पढ़ते हैं, लीडर्स के भी बच्चे पढ़ते हैं, क्लर्क के भी बच्चे पढ़ते हैं, चपरासी के बच्चे भी, किसान मजदूर के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ एक किस्म से ये आप इक्वालिटी का भाव वहाँ पर देख पाते हैं। मतलब ये सुनकर हमको सच में काफ़ी आश्चर्य हुआ कि 200-250 रुपया ट्यूशन फीस बीए की, और अगर हम मास्टर्स की बात करें यही बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। फिर भी कितना होगा? हम तो मास्टर्स में थे नहीं, लेकिन यही फीस स्ट्रक्चर है। यही फीस स्ट्रक्चर है मास्टर्स का भी। अच्छा, मतलब ये बताइए कि चलिए हमने इस फीस स्ट्रक्चर की बात कर ली, सबसे महंगा कोर्स क्या है जेएनयू का? अभी शायद मैनेजमेंट वगैरह में, वो इंजीनियरिंग वगैरह के बच्चे सब। कितना मतलब महंगा, मतलब कितना? ठीक ठाक, बाकी जैसे जगह जितनी फ़ी है उससे थोड़ा कम, लेकिन ठीक ठाक महंगा। जैसे वहाँ मैरिड हॉस्टल का एक कॉन्सेप्ट था महानदी हॉस्टल में, कि कोई पति पत्नी में एक अगर वहाँ पढ़ रहे हैं तो उनको मिल जाता था। अच्छा। लेकिन उसको ख़त्म करके अब उसमें जो है मैनेजमेंट वालों को देंगे, उससे ज़्यादा फ़ी वसूल करके। अच्छा। तो बनी बनाई जो एक रिवायत है, सब तो नूरुल हसन और एमसी छागला वगैरह ने इस तरह का एक सोचा। इंदिरा जी के समय में ये आया,
नेहरू जी चाहते थे इस तरह का जी, कोई जी, इदारा जी, कायम हाँ। हो। तो लेकिन कोई भी दुनिया का देश आप देखेंगी, सरकार बदले जिसकी भी हो, ऐसा थोड़े होता है कि लेबर पार्टी की सरकार आए तो ऑक्सफर्ड को ध्वस्त कर देना है, कंजर्वेटिव की आए तो कैम्ब्रिज को गिरा देना, नहीं। वैसे ही वहाँ भी रिपब्लिकन डेमोक्रेट कोई भी आए, लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर आँच हार्वर्ड पर नहीं आती। तो किसी भी विश्वविद्यालय को तंग तबाह करना ठीक वैसा ही है जैसे किसी देश की संप्रभुता पर हमला। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे जयंत आपसे, जिस तरह से आप लगातार बता रहे हैं कि जब आपने एडमिशन लिया तो उस वक्त क्या फीस स्ट्रक्चर था, और अब आप जब कंपेयर कर रहे हैं तो अच्छी खासी फीस हाइक हुई है। और उसके विरोध में भी सब लोग सड़क पर थे, एड ब्लॉक पर थे। 2019 में तो एक बड़ा प्रोटेस्ट लगातार सस्टेन्ड मूवमेंट था इसके खिलाफ। ठीक है। तो कि यूटिलिटी चार्जेस भी आपको ही देने हैं, मेस कर्मियों का भी जो है वो वेतन जो है, दरमाहा जो है वो आपसे ही वसूल लेंगे। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है, अगर हम हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल में 12 रुपए में आप महीने भर रह सकते हैं, क्या वाकई में ऐसा कुछ है? हाँ, लेकिन वो बाकी चार्जेस हैं ना, मैंने बताया ना आपको कि 1400-1500 रुपये जो हैं हॉस्टल में रहने के ही तो हैं। अच्छा, उसमें सफाई है, उसमें बाकी चीजें, तो वो कुल मिलाकर के 1200 रुपया 1500 रुपये आ जाती है। क्या अब भी वही रेट है कि 6 महीने का 1500 के आसपास? 6 महीने का 1500, एक महीने का नहीं, 6 आपका मेस बिल, अच्छा, मेस बिल अलग से। हाँ, अच्छा, 6 महीने का 1500, मतलब ये तो गजब है। गजब है। तो 4200 जोड़िए ना हर महीने उसमें मेस बिल जो आ रहा है। अच्छा, उसका अलग से लगता है। तो क्या अब उसमें भी इजाफा हुआ है या वही है अभी भी? लगभग वही 4000-4200, यही थोड़ा मतलब बहुत फ्लक्चुएट हॉस्टल फीस और मेस का वही है जो आपने रेट बताया, उसमें कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। मतलब मेस बिल में हुआ है, मेस बिल में हुआ है, हाँ। मेस बिल में हुआ है। मतलब ये तो जबरदस्त सी चीज है कि दिल्ली में अगर आपको रहना मैं कह है, रहा हूँ कि यही सब यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। यही सब हाँ, यूनिवर्सिटी इसमें में बहुत होना चाहिए। ताज्जुब हैरत जताने की बात नहीं जी, है। अच्छा। उस वहाँ आपको वह यूनिवर्सिटी जो है कितने है। अब इस सरकार में भी आपको कितने कैबिनेट मिनिस्टर दिए? निर्मला सीतारमण वहीं के, एस जयशंकर वहीं के हैं, बिल्कुल जी। और जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उसमें अधिकांश के सेक्रेटरी जो हैं ठीक है। लेवल के अधिकारी, वो सब जेएनयू। तो जेएनयू तो नेशन बिल्डिंग कर रहा है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, वहाँ से तो अच्छे लोग निकल रहे हैं ना। बिल्कुल जी। एएमयू हो, जामिया हो, ठीक है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ को तो और ज़्यादा इस पर खर्च किए जाने चाहिए। लेटेस्ट किताबें लाइब्रेरी में आनी चाहिए। एक किताब है जेएनयू द मेकिंग ऑफ ए यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर राकेश भट्टबयाल ने लिखी है। मेरा कभी कभी मन होता है कि न्यूज़ चैनल्स के तमाम एडिटर्स को एक कॉपी खुद से ही अपने पैसे से मैं भिजवा दूँ, तो उनको पता चलेगा कितनी मशक्क़त के बाद एक्ट के जरिए ये बना है। इस देश जेएनयू के जो तीसरे वाइस चांसलर थे के.आर. नारायणन साहब, वो इस देश के 10वें राष्ट्रपति बने। ठीक है। तो ये उस यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है। वहाँ के एक वाइस चांसलर देवेगौड़ा जी के समय में मिनिस्टर बना दिए गए। ठीक है, ठीक है। हम ये जानना चाहेंगे जयंत आपसे, और सभी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगी, आप चले जाइए जामिया मिलिया, चले जाइए एएमयू, जाकिर हुसैन साहब होते थे ना उसके वाइस चांसलर बनाने वालों में। एस राधाकृष्णन बीएचयू के वाइस चांसलर होते थे। आपको आचार्य नरेंद्र देव होते थे। ठीक है, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि बड़े पाए के लोग जब किसी संस्थान को चलाते हैं तो सिर्फ वो फी नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि अच्छे टीचर्स के अपॉइंटमेंट कैसे हो, हमारी यूनिवर्सिटी में अच्छा रिसर्च कैसे हो, साइंस स्ट्रीम में। जेएनयू में क्या ऐसा खास है जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है? मतलब या फिर ये आप समझिए मेरे सवाल को कि जेएनयू बाकी यूनिवर्सिटीज़ से अलग कैसे है और ख़ास कैसे है, क्या बनाता है उसको इतना खास? मैं तो एक कह रहा हूँ कि स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत डेमोक्रेटिक है, और वो चूंकि कैंपस में ही रहते हैं, मतलब कि क्या आप सवाल एकदम फ्रेंडली की तरह आप पूछ सकते हैं? जिज्ञासा का शमन लोग करते हैं जी, एनकरेज करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको बहुत आपकी तारीफ करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस, एमिनेंट हिस्टोरियंस देख, मैं बार बार इसलिए टीचर्स पर जोर दे रहा हूँ कि आप रिक्रूटमेंट का बार जब तक हाई नहीं करेंगे तो मेडियोकर किस्म के लोग अपॉइंट होंगे तो 30 साल तक वही रहेंगे, तो उसका प्रभाव तो स्टूडेंट्स के क्वालिटी पर भी पड़ेगा। तो नॉलेज प्रोडक्शन तो शेयर्ड एक्सपीरियंस है। तो रोमिला थापर से लेके हरवंश मुखिया, बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, कृष्णा भारद्वाज, मतलब गजब की फैकल्टी है। मतलब किस नामवर सिंह हिंदी में, अंग्रेजी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो बॉन्ड होना चाहिए, बनर्जी अभिजीत ने, तो
मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नोबेल वगैरह कोई बड़ा पैमाना है किसी यूनिवर्सिटी को आंकने का, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी शायद इस कल्चर इसको अगर हम बढ़ावा दें, हाँ हाँ, और लाइब्रेरी तो यही वाला कल्चर हो जाएगा जेएनयू वाला। वो इकबाल कहते थे ना कि महरूमे तमाशा को वह दीदे बीना दे, हाँ। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। जो हम जेएनयू में पढ़े, हम चाहते हैं कि इस देश के हर यूनिवर्सिटीज के बच्चों को लेकिन जयंत वहाँ पर एडमिशन लेना तो काफ़ी मतलब ये होता है पापड़ बेलने वाली चीज़ है, मतलब आसानी से एडमिशन नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि तरसते रहते हैं छात्र छात्राएं जेएनयू में एडमिशन। क्या इतना मुश्किल है जेएनयू में एडमिशन लेना? नहीं, क्या करना पड़ेगा? लोग छांट के वो करते हैं कि भाई क्रीम लोग आप आए, और पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, तो फिर भी एक जो लॉट आता था उसका एनालिटिकल अप्रोच, उसका क्या कोचिंग वगैरह, क्या कोचिंग वगैरह में एडमिशन लेना पड़ेगा अगर आपको जेएनयू निकालना है? अब तो सीयूईटी हो गया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गया है, तो इसके बहुत हिमायत में मैं नहीं हूँ। इससे एक क्वालिटी गिरने की आशंका जो है वो दिखाई भी पड़ती है। इसलिए मेरा तो मानना है कि जैसे जेएनयू अपना एक एक्सक्लूसिव एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता था, वैसे ही उसको कराना चाहिए। अब पीएचडी प्रोग्राम्स में आप ऑब्जेक्टिव पूछ के क्या मतलब शेक्सपियर कब पैदा हुए, इससे उनकी महानता में क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये अगर आप पूछोगे 1564, 1616 डेथ और बर्थ है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। बिल्कुल जी। तो वो एक मेडियोक्रिटी को अगर हम आपसे क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स पूछें जेएनयू में एडमिशन पाने की, तो जयंत क्या बताएंगे? मैं यही कहूँगा कि जो ग्रेजुएशन में आप पढ़ते हैं किसी विश्वविद्यालय में, जो भी सिलेबस हो, उसको चाव से बढ़िया से इन डेप्थ आप पढ़ें। जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं उसको पढ़ें, और फिर दुनिया का कोई एंट्रेंस टेस्ट ऐसा क्या नहीं करें, ग्रेजुएशन क्या नहीं करें जयंत? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई हम तो बहुत मेहनत किया लेकिन फिर भी मेरा जेएनयू में नहीं हुआ। नहीं, अब सीटें कम होती हैं, वो एक और बात। क्या नहीं करें, मतलब कुल मिला के टेक्स्ट पढ़ें और रिफ्लेक्ट करें, पढ़ने के बाद उसको थोड़ा लिखें, थोड़ा सोचें, रट्टा ना मारें। तो शायद इसको बस। लेकिन अब अभी का मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, अब पता नहीं अब क्या पूछेगा। एक माइनर कैरेक्टर किसी नॉवेल का अगर पूछ लिया तो उसमें मैं कोई भी क्या कर सकता है, तो उसमें तो शायद आपको पता नहीं क्या पूछता है, नहीं लेकिन मतलब जब आप पढ़ें तो इन डेप्थ वाली नॉलेज गेन करें। बिल्कुल हमें तो ठीक है। देखिए, हम बात कर रहे हैं जयंत से, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि अब तो आरजेडी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। देखिए, एक छात्र हैं जयंत आप, तो हम चाहेंगे कि बिल्कुल इंसाफ के साथ और ईमानदारी के साथ जो है एक सवाल का जवाब आपसे हम चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जब से आउट हुआ है तब से इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। अब तो जीतन राम मांझी ने भी बोल दिया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, मतलब बड़ी गड़बड़ी हुई है। जयंत भी एक छात्र रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप बताइए कुछ कि इस पूरे मौजू के बारे में आप क्या सोचते हैं? गड़बड़ी हुई है, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है अभ्यर्थियों 1994 में माननीय लालू प्रसाद जी ने बिहार में पहली बार बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की भर्ती की थी। ठीक है। और वो 25,000 की। मेरे पिताजी भी उसमें शिक्षक हुए थे। उन्हीं लोगों के बूते अब तक विद्यालय चल पा रहे थे। ठीक है। और लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करने के लिए माननीय तेजस्वी जी ने बड़े पैमाने पर ये फैसला किया कि इसको बीपीएससी ही ले। इसमें आपको क्वालिटी इंश्योर करने के लिए ही ये कदम उठाया गया। और लेकिन कह रहे हैं गड़बड़ी नहीं, अब विपक्ष में हैं, कुछ भी बोलें, इसमें कम प्रमाण दिखा रहे हैं अभ्यर्थी, तो प्रमाण दिखा रहे हैं। इसमें कम से कम गुंजाइश जो हो सकती है विसंगतियों की, उसका भरसक ख्याल रखा गया है। लेकिन जब अभ्यर्थी प्रमाण दिखा रहे हैं जयंत, तो अब तो जाहिर सी बात है कि अब इस मुद्दे को लेकर नहीं, आप तो डिग्री, मैं कह रहा हूँ कि पहले क्या क्या आलोचना होती थी कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ। लोगों ने इसमें देखा कि नहीं, इससे जो है अब फिर उसमें सक्षमता परीक्षा की बात हो रही है ना, दक्षता परीक्षा ली गई, तो हर परिवार, तिरहुत हो, सीमांचल हो, कोसी हो, मगध हो, अंग प्रदेश हो, कहाँ कौन इलाका है जहाँ का परिवार खुश नहीं है? हर परिवार में नाते रिश्तेदार में कम से कम एक शिक्षक हुआ है। आपको लगता है कि गड़बड़ी हुआ है? नहीं, हमने कहा आपको कि हमारी सरकार इसमें कम से कम कोई
डिस्क्रिपेंसी हो, इसका ख्याल रखा गया है। और कहीं अगर इक्का दुक्का कहीं होगा तो उसको रिट्रेस किया जाएगा। रिट्रेस किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी परीक्षा में, क्या यूपीएससी परीक्षा लेती है, हाँ। उसमें कुछ एक अभ्यर्थी की कोई आपत्ति होती है, दर्ज करते हैं, उसका निपटारा होता है। लेकिन ये कहना कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली होगी, ये तो मैंने हास्यास्पद है अपने आप में जी। ये तो गांव जवार के लोग भी कहेंगे कि क्या मूर्खतापूर्ण बातें की जा रही हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं बधाई देता हूं बिहार सरकार को, बिहार के लोगों को, या कुछ जो ये भी कह रहा है कि कुछ दूसरी जगह से आगे, अरे हमारे टीचर तो यूपी से आए थे, गोपाल प्रसाद दुबे, वो नहीं होते तो शायद मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा। चलिए ठीक है, एक और सवाल हम स्ट्रक्चर है ना। जी ठीक है, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप भी युवा हैं, तेजस्वी की आपने तारीफ कर ही दी, लगातार आप करते भी रहते हैं, लेकिन अगर हम तेजस्वी यादव को छोड़ दें तो कई सारे युवा हैं जो राजनीति में दिखते हैं, फिर चाहे चिराग पासवान हो, फिर चाहे ऋतुराज सिन्हा हो, फिर चाहे मुकेश सहनी हो, मतलब कई सारे युवा चेहरे हैं जो तेजस्वी यादव को टक्कर दे सकते हैं। तो जयंत को क्या लगता है, किसमें दम है कि तेजस्वी यादव को बड़ी चुनौती दे सकता है? क्या कोई लगता है कि किसी से डरने की जरूरत है तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव जी ने स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण अपने ईमानदार प्रयास, अपने अध्यवसाय और अपनी शालीन कार्यशैली के जरिए किया है। किन्हीं से किन्हीं की तुलना नहीं हो सकती है। अच्छा। सबकी अपनी यात्रा है। ठीक है। लेकिन एक शेर बशीर बद्र का मैं पढ़ूंगा, उसी में जवाब छुपा हुआ है कि वो जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई दूसरा जो पहने तो दूसरा ही लगे, खुद रंग सियासतदां हैं तेजस्वी जी, और अपनी एक बड़ी लकीर उन्होंने खींची है। 8 वर्ष होने चले हैं उनके संसदीय जीवन को, विधायी जीवन को, और उसमें लगभग 5 वर्ष वो नेता प्रतिपक्ष रहे। बिल्कुल जी। 3 वर्ष लगभग उप मुख्यमंत्री की भूमिका में हैं। मैं बारहा इस बात को कहता हूँ कि जिस महकमे को भी उन्होंने संभाला, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए 5000 किलोमीटर सड़कें उन्होंने बनवाई 20 महीने के अंदर, और जो फाइल इधर उधर जाती थी उसमें पारदर्शिता मेंटेन करने के लिए, चाहे कॉस्ट वेरिएशन की फाइल हो या कोई और, उसमें कोई मिनिस्टर के पास नहीं जाएगी। ठीक है। उनसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मैंने एग्जीक्यूशन के मामले में, मतलब तेजस्वी यादव को किसी से खतरा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो तेजस्वी यादव को चुनौती दे सके। ये लोकतंत्र है जी। लोकतंत्र में जनता जिसको पसंद करती है। आज की तारीख में तो कोई चेहरा आपको, कोई चेहरा जयंत को दिखता है, कोई चेहरा जयंत को दिखता है जो लगता है कि नहीं भाई ये हो सकता है कि टक्कर दे, ये है दमदार? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी आगामी 30-40 वर्षों तक देश की राजनीति को निर्णायक तरीके से प्रभावित करने जा रहे हैं, प्रभावित करने जा रहे हैं। और बिहार में तो उन्होंने खुद को साबित किया ही है। देश सही समय पर उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, देश सही समय पर उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, और उनको कोई हड़बड़ी नहीं है। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी खासियत है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है जयंत जिज्ञासु ने। देखिए, बहुत कुछ बताया है और इशारों इशारों में बड़ी बात भी कह दी है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।